हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Redmi Note 8 का ये फ़ोन है जो कि कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। और ये कस्टमर का कहना है कि कई सारे दुकानों पर, शॉप पर और कई जगहों से ये रिटर्न हुआ फ़ोन है। और इसको हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से ये सॉल्व होता है। और ये बोर्ड डेड है इसका, और इसमें देखिए इसका डिस्प्ले भी फूटा हुआ है। तो हो सकता है कि फ़ोन रिपेयर होने के बाद डिस्प्ले ना आए, लेकिन हम इसे डीसी में देख के समझ सकते हैं, यूएसबी चार्जर में देख के समझ सकते हैं हमारा जो है वर्किंग हो रहा नहीं है, ऑन हो रहा नहीं हो रहा। अभी फ़िलहाल में मैं इसका कंडीशन दिखा देता हूँ। इसमें टाइप सी का जो चार्जर है वो हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं। तो आप देख सकते हो यूएसबी चार्जर जो हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर में कोई भी करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। 0 का करंट शो हो रहा है और चार्जिंग होता हुआ भी नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम आज रिपेयर करेंगे और आपको पूरा स्टेप दिखाएंगे कि किस तरह से इसे डेड ट्रेसिंग करनी है। और ये बोर्ड कई जगह से रिटर्न आया हुआ है, तो ज़रूर से इसमें बहुत सारा काम हुआ होगा। और देखेंगे कि इसे रिपेयर हम कर पाते नहीं कर पाते हैं, और कहाँ तक एक्चुअल में हम रिपेयर कर पाते हैं, और मैटर कहाँ पे जाके स्टक होता है या फिर रिपेयर हो ही जाता है। क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग फाइल वगैरह भी है, तो अगर एमएमसी वगैरह भी डैमेज रहता है तो वो भी रिपेयर हो जाता है। तो कम्प्लीटली इसको हम देखेंगे कि ये हमारा फ़ोन जो है ऑन होता है या नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल में ये डेड है। पावर बटन ट्रिगर करने पर भी कोई भी करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है और स्क्रीन पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फूटा भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें ट्रेसिंग कहाँ से शुरू करनी है और किस तरह से हमें इसको रिपेयर करना है। तो ऐसे बोर्ड आपके पास भी आ सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ये Redmi Note 8 का फ़ोन है, Redmi Note 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसके बैक साइड को हम पहले ओपन कर लेते हैं। अब देखो इसमें काफ़ी काम हुआ है पहले से लग रहा है। इसके सामने जो PMI पड़ी हुई है, इसको हम आपको माइक्रोस्कोप पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो PMI पड़ी हुई है, ये ऑलरेडी इस तरह से हीट की हुई है या फिर रिवॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ सर्किट्स वगैरह भी डैमेज लग रहे हैं मुझे। तो देखता हूँ मैं, अगर ये रिपेयर होने लायक रहेगा तो ज़रूर रिपेयर किया जाएगा। तो फ़िलहाल में तो सर्किट बची हुई है, डैमेज नहीं हुई है। चलिए ठीक है। और इसके बाद इधर में आपका जो है ये PMI जो 632 है, 902 लगा हुआ है इसमें। और इधर में बैटरी का देखो कनेक्टर, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है, पूरा मॉइस्चर से भरा पड़ा है, मतलब लिक्विड है। और दूसरा डिस्प्ले जैक भी देखो, आप देखो यहाँ पे भी कंपोनेंट वगैरह निकाले गए हैं। कंपोनेंट यहाँ से निकली हुई है, कैपेसिटर होगा जो भी होगा। यहाँ पे भी देखो कंपोनेंट टूटी हुई है हल्की सी। और इधर में देखो ये पिन जो है, ये जो एनोड लाइन होती है, ये भी गली हुई है। तो इस पे GR नहीं आ रहा होगा, जो भी होगा हम चेक कर लेंगे। तो हो सकता है कि डिस्प्ले ना आए इसकी वजह से रिपेयर होने के बाद। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। अभी फ़िलहाल में तो बोर्ड को मुझे लग रहा है कि देखना ही चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपके सामने ही रिपेयर करने के लिए ओपन किया मैं इसे। कोई भी इसमें पहले से स्टडी नहीं किया हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और थोड़ा सा टाइम दें, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं सारी चीज़ों को। देखिए इसमें क्या है कि PMI पे काम हुआ है। जैक वगैरह भी काफ़ी रस्टी है, बैटरी कनेक्टर, मतलब इसमें मुझे लग रहा है पहले ही कि मुझे हो सकता है काफ़ी काम करना पड़े। बैक साइड वाकई में करना पड़ेगा, क्योंकि बैक साइड में देखो यहाँ पे अब देखो ये लाइट का कॉइल, लाइट IC, कैपेसिटर, ये डायोड बर्न हो गया है लाइट का। ये एनोड लाइन की डायोड जो है बर्न हो गई। यही कारण है कि हमारा जो एनोड लाइन है डिस्प्ले जैक पर, वो भी बर्न होकर रस्टी हो गया है काफ़ी, उस पर जंग लगा हुआ है और वो गल रहा है धीरे धीरे ट्रैक। तो इसकी वजह से ये हमारी डायोड जो है ओपन हो गई होगी, हो सकता है ये पूरा बर्न हो गया है। तो इसे भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, वो तो बाद की बात है। पहली चीज़ हमको देखो यहाँ पे CPU पे भी काम किया हुआ। CPU किसी ने यहाँ पे ग्लू कट करके निकाल रखा है, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको।
आई थिंक ईएमएमसी किसी ने नहीं निकाला अभी तक। आई थिंक किसी ने इसकी ईएमएमसी नहीं निकाला। देखते हैं निकली हुई है नहीं निकली हुई है। हाँ, नहीं तो ये ग्लू कटा होता ज़रूर, ये ग्लू कटा होता, लेकिन इधर से ग्लू कटा हुआ है तो हो सकता है कि इधर से सीधा रख दिया हो, जो भी हो देखना पड़ेगा। अभी इसमें देखो, यहाँ पे देखो, बीच में देखो ग्लू कट हुई है, यहाँ पे ब्लेड के निशान है, तो इसमें हो सकता है सीपीयू निकाला हो, एमएमसी निकालने की सोच रहा हो लेकिन एमएमसी निकाला ना हो, या फिर जो भी हो। तो माइक्रॉन की एमएमसी है यहाँ पे, और इसको देखेंगे। यहाँ पे देखो पीएम जो है 6125, काफ़ी लोगों का कहना था कि सर इस पीएम पर भी वीडियो बनाओ आप। तो देखिए ये वाला वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पीएम को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी बबल्स जो हैं, छोटे छोटे पीपीडी जो है यहाँ पे निकल के बाहर आ रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये बोर्ड में जाके शॉर्ट सर्किट करता है। तो इसको भी बंदे ने रिवॉल्व किया है, सीपीयू भी रिवॉल्व किया है और पीएमआई भी रिवॉल्व किया है। आई थिंक रिवॉल्व किया है या फिर चेंज किया, जो भी है। हो सकता है कि उसके पास जो भी है आईसी नहीं होगी, तो वो केवल रिवॉल्व कर करके ट्राई किया है। और यूएफआई में ईएमएमसी को नहीं लगाया है, एमएमसी नहीं निकली हुई है। तो मतलब जहाँ तक काम करना था करा बंदे ने, लेकिन समझ में नहीं आया तो फाइनली उसने रिटर्न किया, जो भी है। तो इसका मतलब है कि किसी शॉप से ही रिटर्न है, और किसी शॉप पे जो कारीगर था वो आईसी का काम करने वाला ही टेक्नीशियन था। ऐसा नहीं है कि वो आईसी का काम नहीं जानता था, वो बंदा आईसी का काम जानता था। तो इस कंडीशन में तो मुझे लग रहा है कि पूरा बोर्ड पे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा मुझे, तभी जाके मैं इसे रिपेयर कर पाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, और कमेंट कर दो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस तरह के वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को कर लेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे करके हम केवल पहले बजर चेक करेंगे। तो बजर के लिए वीपीएच सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा रखा है सबको। तो वीपीएच सप्लाई हमारा जो पीएमआई होता है उससे जनरेट होता है, उसके साथ हमारा जो कॉइल लगा होता है, 2 कॉइल होता है उसमें, उन दोनों कॉइलों पर वीपीएच की ही कनेक्टिविटी होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये ट्रैक इसमें कनेक्टेड है। तो वीपीएच में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बजर साउंड तो नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ कंफर्मेशन के लिए वीपीएच मैं यहाँ पर भी चेक करता हूँ। जो पावर आईसी का इनपुट कैपेसिटर होता है यहाँ पे, इन पर भी हमें वीपीएच मिलती है। तो हम अब इसको डायोड रेंज पे चेक करेंगे। रिवर्स बायस में 364 आ रहा है, 364, और फॉरवर्ड बायस में हमारा 1300 आ रहा है। तो ये कंडीशन ठीक ठाक लग रहा है। सबसे पहली चीज़ इसमें देखो कंपोनेंट वगैरह यहाँ भी निकला हुआ है, तो किसी ने इसको निकाल रखा है, और ये इसलिए निकाला होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बीप आ रहा है, यहाँ भी 003 आ रहा है। तो किसी ने इसको शॉर्ट समझ के निकाल दिया, जबकि एलईडी सिंक वाली लाइन थी, ग्राउंड ही रहती है वो। तो चलिए ठीक है, ख़त्म कहानी इसका। दूसरी चीज़ इसमें अब हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करें, क्या करें भैया इसमें, तो ये तो पूरा स्क्रैप बोर्ड नज़र आ रहा है मुझे। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें हमें बोर्ड को वॉश करके पहले परफेक्ट कंडीशन में लाना है, ताकि मुझे परफेक्ट दिखे सारी चीज़ों को मैं देख पाऊँ क्लियरली। तो बोर्ड को हम पहले क्लीन करेंगे, ताकि ये जो पीएमआई वगैरह है पूरी रस्टी है, ये पूरा परफेक्ट क्लीन दिखे मुझे, ताकि काम करने में समझ में आए कि काम कहाँ पे हो रहा है। तो इसको क्लीन करने का कई सारा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जो नॉर्मल मुझे अभी लग रहा है मुझे, वैसा ही मैं कर लेता हूँ सिंपली। इसको मैं अल्ट्रासोनिक से क्लीन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और छोड़ना पड़ेगा उसको उसमें। तो जितना पॉसिबल है उतना अभी कर लेते हैं, बाद में रिपेयर होने के बाद भी कर सकते हैं क्लीनिंग। तो वन साइड के तो लगभग हल्की बहुत क्लीनिंग हमने कर ली। बैक साइड में
तो इस तरह के स्क्रैप बोर्ड को रिपेयर करके आप बोर्ड को रिपेयर करना चाहते हो तो आपको एक पैटर्न में काम करना सीखना पड़ेगा। मतलब आपको फिक्स क्लियर नॉलेज होनी चाहिए परफेक्ट, तभी आप जो है समझ पाओगे कि किस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल में इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे, इससे हो सकता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिले कैसे काम करना चाहिए इस कंडीशन में आए हुए फ़ोनों पर। तो फ़िलहाल में ये PMI के पास में कुछ फंसा हुआ दिख रहा है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये छोटी सी स्क्रैप ही है कुछ, और ये ब्लैक पेस्टेड था तो इसका ग्लू यहाँ पे है। तो ठीक है, अभी बोर्ड में ये परफेक्ट दिख रही है, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो क्लीन हो चुकी है, जिससे मुझे लग रहा है कि अब मुझे पावर डालना चाहिए इसमें। और VPH की सॉर्टिंग ऑलरेडी हमने चेक कर ली है, और अब हम VBAT की सॉर्टिंग भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कंडीशन क्या है। तो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल पर यहाँ पे 400 आ रहा, और फॉरवर्ड बायस में 1400 आ रहा, और ID थर्मल पे भी हमारा रीडिंग प्रॉपर शो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट हमने ये काम किया, इसकी क्लीनिंग की। अभी इसके बाद हम इसमें पावर इंजेक्ट करेंगे, और एक काम और भी करना है मुझे। यहाँ पे इस आउटपुट कॉइल्स की भी डायोड वैल्यू मुझे चेक करने हैं। 428 ये तो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैप रिमूव भी किया हुआ है बंदे ने, ये प्रॉब्लम है। 0011 के समथिंग आ रही है ये रीडिंग, ये लाइन पे रीडिंग कम है। अभी मैं इसको स्कीमेटिक में देखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कौन सी लाइन है। इसके बगल में यहाँ पे 400 आ रहा है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये लाइन भी डैमेज है, और यहाँ पे ये लाइन भी डैमेज आ रही है, ये लाइन भी डैमेज आ रही है, और ये लाइन भी डैमेज आ रही है। अब देखो यहाँ पे सारी लाइनों की रीडिंग जो है वेरी बैड, बहुत ही ख़राब दिख रही है। अब इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में तो मुझे CPU ही उठाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं इन सभी कॉइलों को निकालूंगा तो हो सकता है कि सॉर्टिंग जो हो वो आउटसाइड में हो इनके, मैक्सिमम ऐसा ही होता है देखने को, तो कम टाइम लगे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, सीधा CPU निकाल रहा हूँ, सीधा CPU। लेकिन एक बार हम इसमें पावर डालें? नहीं, पावर नहीं डालेंगे, सीधा हम CPU निकालेंगे, उसके बाद हम पावर डालेंगे, सीधा CPU निकालेंगे। तो चलिए हम पहले सीधा CPU निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रीडिंग बहुत ही ख़राब रीडिंग मिली है। जो रीडिंग मिली है वो रीडिंग पूरी लीकेज, पूरी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को शो करती है। और अगर हम इसमें कंटिन्यूटी रेंज लगाएं तो आई थिंक कई सारे कॉइलों पर बीप साउंड भी देखने को मिलेंगे। देखो ये 1 2 3 4, तो मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि बंदे ने बस CPU रख दिया है, डायरेक्ट CPU उठाया और सीधा रख दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो पहले हम CPU निकालेंगे, क्योंकि CPU पे जो भी काम किया है पता नहीं कैसा किया है, तो इसलिए हम CPU को निकालेंगे। और यहाँ पे जो CPU लगी है SM6125 है, तो सबसे पहले हम CPU को ही निकालेंगे यहाँ पे, उसके बाद ही हम पावर इंजेक्ट करेंगे, नहीं तो हमारी CPU भी प्रॉब्लम में आ सकती है, कुछ भी हो सकता है इसलिए। और अगर काम नहीं हुआ होता यहाँ पे तो हम पहले चेक करते कॉइल हटा के, सॉर्टिंग जो है इनसाइड है आउटसाइड है, और प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगा, पावर IC बदलने से सॉल्व होगा, या फिर हमारा जो है नॉर्मली CPU से हो जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे CPU को उठाएंगे, और CPU में ऑलरेडी पेस्ट होने चाहिए, हाँ है अंदर पेस्ट इसमें। तो आप देख सकते हो CPU परफेक्ट निकल चुका है, और CPU निकलने के बाद जो है हम इसकी पैड की क्लीनिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम डायोड वैल्यू को भी मेजर करेंगे और देखेंगे कि डायोड वैल्यू में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर वही सेम कंडीशन बना हुआ है।
तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है यहाँ से शायद कोई कंपोनेंट रिमूव हुई है इससे पहले जब किसी बंदे ने काम किया है, तो इसे भी हम देखेंगे और इसको नोट करके रखते हैं हम, और इस पर भी हम देख लेंगे काम स्कीमेटिक पे जब हम चलेंगे तो इसे भी हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल में हम जो है अपनी सॉर्टिंग को चेक करेंगे फिर से और देखेंगे यहाँ पे सॉर्टिंग अवेलेबल है या रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग अभी भी नज़र आ रही है ये इस कॉइल पे, जबकि यहाँ पे ओपन हो जानी चाहिए थी और बाकी कॉइलों पे रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। अगर हम डायोड वैल्यू लें तो 396 की रीडिंग हमें प्रॉपर यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 11 की रीडिंग आ रही है। ये लाइन अभी भी डाउटफुल है, बाकी सभी लाइनों पे रीडिंग सही है, यहीं पे केवल हमें रीडिंग परफेक्ट नहीं आ रही है। तो इसकी ये कैपेसिटर है लग रहा, नहीं ये नहीं है, जस्ट इसके सामने कैपेसिटर किसी ने ऑलरेडी रिमूव कर रखे हैं, यानी जिसने भी इस पर काम किया उसको पता था कि यहाँ पे शॉर्ट आ रही है और उसने इस कैपेसिटर को निकाला है। तो चलिए हम देखते हैं ये शॉर्टिंग आउटसाइड है या इनसाइड है, तो इसलिए हम इस कॉइल को रिमूव करेंगे और देखेंगे आउटसाइड है या फिर इनसाइड है। एक चीज़ और है, इसकी आउटसाइड में फीडबैक रिटर्न आईसी में ही जाता है, तो आउटसाइड में भी होने से ऐसा होता है कि आईसी में प्रॉब्लम होगी। ज़रूरी नहीं है कि आउटसाइड है तो आगे ही होगा, वो फीडबैक रिटर्न आईसी में आती है, तो हमें आईसी ही उठाना पड़ेगा एक बार फिर से, और उठा के आईसी को फिर हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे और उसके बाद हम स्कीमेटिक में भी आपको ले चलेंगे यहाँ पे। और ये PM6125 है। तो PM को भी हमने उठा लिया है और इसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये भी क्लीन हो चुका है और अब हम इसकी सॉर्टिंग को दोबारा चेक करेंगे और देखेंगे यहाँ के इस कॉइल पर जो कंडीशन था वो अभी भी है या नहीं है। तो अभी भी है, इसका मतलब है कि इस सप्लाई को मुझे चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सप्लाई जो है वो कहाँ पे कनेक्टेड है। अगर हम इसको कंटिन्यूटी रेंज में डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें फुल वीप आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं स्कीमेटिक पर और इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। अगर स्कीमेटिक नहीं होता तो इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, इस चीज़ों को हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लासेस में एक्सप्लेन करते हैं। अभी फ़िलहाल में हम इसको स्कीमेटिक के थ्रू जो है करने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी कॉइलों की रीडिंग ऑलरेडी सही हो चुकी है CPU उठाने पे। अब अगर हम जब CPU लगाएंगे और सेम कंडीशन आएगा तो फिर हम आगे बताएंगे आपको क्या करना चाहिए उस टाइम। वीडियो में बने रहिए। अब हम इस कॉइल को ढूंढने चल रहे हैं स्कीमेटिक पर। तो देखिए यहाँ पे हमने स्कीमेटिक ओपन कर ली है Redmi Note 8 की। इसमें उस कॉइल का जो एरिया है मुझे उसे सर्च करना। आप देखो यहाँ पे जो कॉइल नज़र आ रहा है ऊपर से सेकंड कॉइल है और इसकी नंबर है L1814 1814। यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे L1814 और सर्च कर लेंगे
तो इस सप्लाई के बारे में मुझे पता चल जाएगा कि ये S8A है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब फर्स्ट यहीं से बन रहा है ये। और ये जो वीरेज S8A की सप्लाई है ये कहाँ कहाँ जाती है मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। एक्चुअल में ये लाइन शॉर्ट होनी नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ है। यहाँ पे जो बीप आ रही है ये सही नहीं है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीरेज अंडरस्कोर। आई थिंक इसी वजह से बंदे ने रिपेयर नहीं कर पाया फ़ोन को। वीरेज S8 लिखना है मुझे अब, S8A। और इसका फीडबैक लाइन है ये, इसलिए मैंने इसको कॉइल को नहीं निकाला, क्योंकि अगर कॉइल निकालते तो ये लाइन आगे से जाके रिटर्न घूम के फिर आईसी में आती है। तो इसकी वजह से भी आपका यहाँ तो ग्राउंड आ रही है, ऊपर में पॉजिटिव आ रही है, तो इसकी वजह से भी आपका अगर ये भी शॉर्ट रहा आईसी तो फिर आप यहाँ पे पावर दे के फिर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा आईसी निकाला और ऑलरेडी आईसी पे काम हुई थी। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वीरेज S8A VDD2 जो कि हमारी VDD PX1 पे जा रही है, CPU के अंदर कोर सेक्शन में, CPU के अंदर कोर सेक्शन में जा रही है। तो कोर सेक्शन में तो ये वोल्टेज PX1 पे जा रही है, ठीक है, समझ में आया। ये तो CPU ऑलरेडी उठी हुई है, तो हो सकता है कि ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनमें प्रॉब्लम आई हो, ये शॉर्ट होंगे। पहली चीज़ तो ये हमें कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़ ये सप्लाई अगेन यहाँ पे देखो ये तो फीडबैक बना रहा है इस आईसी के अंदर जाने के लिए नहीं, ये VDD2 ये सप्लाई हमारी EMCP के अंदर भी आ रही है, जो कि रैम का सप्लाई है, डी रैम पावर जिसको बोलते हैं। VDD2 सप्लाई है, डी रैम पावर है। ये 1.1 वोल्टेज की लाइन है ये, जिसमें हमारी शॉर्ट सर्किट आ रही है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें MMCP भी निकालनी पड़ेगी, EMCP भी निकालनी पड़ेगी। हो सकता है वहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि जैसे उसको हम निकालेंगे शॉर्टिंग हट जाएगी, ऐसा हो सकता है। ब्लैक पेस्टेड है अभी भी, उसने जिसने भी किया उसने इसको क्लीन नहीं किया है। ये MMCP के अंदर ही हमारी जा रही है, जो हमारी माइक्रोन की MCP है, और वीरेज 2 में भी जा रही है। तो आईसी ऑलरेडी उठी हुई है, तो वीरेज 2 का तो लफड़ा ही नहीं है, हमें सीधा सीधा EMCP अभी उठाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं माइक्रोस्कोप पर, और हम अब उठाएंगे यहाँ पे EMCP को और इसे क्लीन करेंगे, ग्लू को कट करेंगे और उठाएंगे। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ग्लू शायद कट हुआ लग रहा है, फिर भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे शायद कुछ ग्लू है जो मुझे नज़र आ रहा है, और उसके बाद हम इसे उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टैंड में लगा लेते हैं। तो बोर्ड में काफ़ी सारा काम है, यहाँ पे बोर्ड में ऑलरेडी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही अगर मेरे पास आया होता तो कुछ काम हो सकता था, लेकिन सेकंड टाइम भी चलिए हो रहा है। अभी इसको क्लीन करना चाहिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा। ये क्लीन नहीं है, यानी कि जिसने भी यहाँ पे कट किया हुआ है ये साइड, उसने ये साइड नहीं कट किया है। अभी ग्लू कट करने से यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं ये कंपोनेंट आईसी के साथ में बाहर नहीं निकलेंगे।
तो बोर्ड की क्लीनिंग यहाँ पे हो चुकी है। एमएमसी और सीपीयू के जो भी बॉल्स थे परफेक्ट क्लीन हो गए। पावर आईसी भी हमारा देखिए क्लीन हो चुका है। अब जो है हम यहाँ पे इसकी ईएमएमसी की टेस्टिंग करेंगे और बोर्ड को हम निकाल लेते हैं बाहर। बोर्ड के अंदर में हम ये दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे जो पीएमआई लगी हुई है इसके बैक साइड में, देखिए पीएमआई बिल्कुल अभी वैसे ही नज़र आ रहा है, इसको केवल क्लीन किया गया है। तो इसमें क्या पीएमआई सही है या नहीं है इस बात का पता करना है। तो इसके लिए हम इसको पहले पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, इसमें चार्जर लगाएंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं और पीएमआई से देखते हैं वीपीएच पावर और पावर गुड वगैरह निकल रहा है नहीं पीएमआई का। तो पीएमआई को हमने लगा लिया है और इसमें हम चार्जर इन करते हैं। बोर्ड को हमने लगा लिया है, अब इसमें हम चार्जर इन करके इसका वोल्टेज चेक करेंगे, वीपीएच पावर और पावर गुड। तो देखिए यहाँ पे वीपीएच पावर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कैपेसिटर, ये कॉइल के पास में जो कनेक्शन होगा यहाँ पे कैपेसिटर का, तो वीपीएच पावर 3.1 बन रहा है, लगभग 2 बोलते हैं इसको। और इसकी पावर गुड यहाँ पे निकलती है, स्कीमेटिक में आप देख सकते हो, सिस्टम ऑन नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। 1.8 वोल्ट इसका जो है पावर गुड भी बन रहा है और वीपीएच पावर भी बन रहा है। तो पीएमआई को अभी हमें टच नहीं करना चाहिए, पीएमआई पे काम हुआ ज़रूर है लेकिन इसको हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में अब हम जो है इसकी पावर आईसी की ट्रेसिंग तो हमने की थी कि पावर आईसी के पास में कॉइल पे बीप आ रहा था, वो कॉइल की बीप जो है वो ओपन हो चुकी है और इसमें हमारा जो है रीडिंग नज़र आ रहा है कुछ 1700 के समथिंग। तो ये सर्किट में अब हमको आईसी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आईसी लगाने के बाद हमें यहाँ से सीधा हमें वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए, वो भी वेरिएशन के साथ में। और शुरू में हमने यहाँ पे बताया था कि एक कंपोनेंट शायद यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मुझे लगाना पड़ेगा। 100 ओम स्कीमेटिक में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसमें हम पावर आईसी लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसकी वोल्टेज की चेकिंग करते हैं, इसमें वोल्टेज बन रहा नहीं बन रहा। और उसके बाद ईएमएमसी जो इसकी है ईएमसीपी, उसको हम यूएफआई से चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा है। और एक बार हम नोच कट चेक कर लेते हैं, इसका नोच कट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्लियर कट। तो इसका स्कीमेटिक में जाके नोच कट आप देख सकते हो, जो पीएम होगा हमारा, ठीक है। पीएम का नोच कट हमें जो है यहाँ पे सीपीयू के जस्ट ऊपर, यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में नोच कट यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए इसका नोच कट हमने देखा, यहाँ पे नोच कट है। तो इस आईसी को इसी डायरेक्शन में हम इसमें फिट करने वाले हैं। इसका नोच कट हमने देख लिया, आईसी परफेक्ट रिवॉल्व हो चुकी है, इसको हमने रिवॉल्व किया। अब हम यहाँ पे लगा देंगे और इस आईसी का नोच कट ऐसा होना चाहिए। फिर इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे, तो इसे हम लगा लेते हैं। जिसने भी इस पर काम किया था शायद वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट आ रही है वो ईएमसीपी की वजह से आ रही है। और ईएमसीपी को निकालने के बाद ही यहाँ की शॉर्ट सर्किट जो है VDD2 वाली सप्लाई की शॉर्ट सर्किट रिमूव हुई है। तो जस्ट पावर आईसी लगाने के बाद हम ईएमसीपी की टेस्टिंग यूएफआई से करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पावर आईसी जो है बिल्कुल भी देखिए यहाँ पे हिल रही है और लग चुकी है प्रॉपर। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसकी आउटपुट वोल्टेजेस को चेक करेंगे और उसके बाद हम ईएमसीपी को यूएफआई में चेक करेंगे और सीपीयू लगाएंगे। उसके बाद अगर ईएमसीपी सही रही तो ठीक है, नहीं तो हम इसकी ईएमसीपी को किसी दूसरे कंफर्टेबल ईएमसीपी से चेंज करके उसमें इंजीनियरिंग फाइल डाल के फ़ोन को ऑन करेंगे। तो बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो पीएम लग चुका है और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पावर देके ये चेक करने वाले हैं इसमें वोल्टेज जो है वो जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, पावर आईसी से पावर बन रहा है नहीं बन रहा। तो इसके लिए बोर्ड को एक बार हम चेक करते हैं। वीपीएच यहाँ पे वीपीएच 3.1 है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज बनने लगा है वेरिएशन के साथ में, और इसकी 2 वोल्ट की एलडीओ हम चेक करते हैं। यहाँ पे 1.3 के समथिंग जा रहा है, यहाँ पे 0.9 के समथिंग जा रहा है, यहाँ पे 0.6 के समथिंग जा रहा है, 7 के समथिंग। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर नहीं है, एक मॉडेम लाइन होगी। 2 वोल्ट की एलडीओ यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो इसमें हमें 2 वोल्ट की एलडीओ नज़र नहीं आ रहा है। 1.8 तक गया है। ठीक है, तो यही है 2 वोल्ट की एलडीओ, ये 1.48 तक जा रहा है, तो यही 2 वोल्ट की एलडीओ है। और ये हमारा थोड़ा सा कम बना रहा है वोल्टेज, लेकिन ये जब स्टेबल होगा तो पूरी वोल्टेज यहाँ पे हमारी बन जाएगी। 1.8 तक गया। ठीक है, हाँ सही है, यही 2 वोल्ट की एलडीओ है। तो इसमें हमारी पावर बनने लगी। और अब हम ये देखेंगे इसकी जो EMCP है वो EMCP में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद इसकी ट्रेसिंग हम करेंगे बोर्ड में CPU को लगा के, बोर्ड बन रहा है नहीं बन रहा। तो पहले हम EMCP को चलते हैं, UEFI पर चेक करके आपको दिखाते हैं। तो UEFI को हमने खोल रखा है और EMCP को एक बार ऑलरेडी ट्राई किया गया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे EMCP जो है डिटेक्ट नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये ISP के थ्रू हुआ था, तो जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे EMCP डिटेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि EMCP में सॉर्टिंग है। EMCP लगाने से फिर वहाँ पे सॉर्टिंग आ जाएगी। ये EMCP पूरी तरह से डेड हो चुकी है। तो इसमें हमें अब जो है इसकी CPU को लगाना है और हमें चेक करना है कि इसका पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा। देख सकते हो आप EMCP परफेक्ट यहाँ पे मैंने UEFI में लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। EMCP डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ये EMCP ख़राब हो चुकी है। माइक्रोन की है, इस वजह से ये जल्दी डैमेज होता है अक्सर, तो ये ख़राब हो चुका है। अब इसमें हम CPU को लगाएंगे और ये दिखाएंगे आपको CPU लगाए। और दूसरी चीज़, इसकी बैटरी भी लो है, तो इसके बैटरी से फ़ोन ऑन नहीं होगा, DC से करना पड़ेगा मुझे। तो अब इसकी जो है हम यहाँ पे VPH बना लिए, यहाँ पे बन रहा है VPH ऑलरेडी, और इसका जो LDO लाइन है वो भी वर्किंग में आ गया, आउटपुट बनाने लगा ये। अब इस पर CPU लगाना है, CPU लगाते ही वोल्टेज बननी चाहिए। और यहाँ पे एक रजिस्टर जो है निकली हुई है, इसको हम दिखाते हैं आपको कि वो कौन सा रजिस्टर है। तो स्कीमेटिक में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाली जो रजिस्टर है हमें शो हो रही है यहाँ पे 513 ये वाली रजिस्टर R0513। इसको स्कीमेटिक में हम यहाँ पे लिखेंगे R0513। ठीक है, और अब सर्च करेंगे। देखिए ये रजिस्टर USB 0 के लिए है, और ये नहीं रहेगा तो हमारा CPU पोर्ट नहीं बनाएगा। तो ये रजिस्टर भी हमें 100 ओम का लगाना होगा। तो पहले हम CPU लगा लेते हैं, पोर्ट नहीं बनेगा तो हम इसको वहाँ पे फिट करेंगे। 100 ओम का है ये, तो CPU को लगाते हैं।
और सीपीयू लगाने के बाद यहाँ पे हम एक कंपेटेबल एमएमसी जो है ले रखे हैं, इसको हम उसके जगह पे लगा के फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीपीयू जो है जब इससे पहले किसी बंदे ने इसको रिवॉल्व किया था तो ग्लू क्लीनिंग के टाइम इसमें थोड़ी स्क्रैच थी, जिसको हमने यहाँ पे मास्किंग करके क्लीन किया हुआ है। और अब इसे हम लगाते हैं। इसमें लाइट की डायोड अभी भी यहाँ पे बर्न है, उसको भी चेंज करना होगा। लेकिन पहले तो फ़ोन को ऑन प्रोसेस में लाने के लिए एमएमसी में इंजीनियरिंग फाइल डाल के उसके बाद ही हम चेक करेंगे यहाँ पे कि ये, और इसका जो एलसीडी जैक है यहाँ पे भी पिन गली हुई है, तो इस पर भी ध्यान देना है। एनोड लाइन मिस हो गया तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। हल्की सी बोर्ड और हीट है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमें यही काम करना होगा कि इसको लगा के ये चेक करना होगा कि सारी वोल्टेजेस जो है वो स्टेबल हो गई नहीं हो गई, क्योंकि सीपीयू लगने के बाद पीएस होल्ड आ जाना चाहिए सीपीयू से और स्टेबल हो जाना चाहिए। तो सीपीयू तो लग चुका है और इसकी वोल्टेज को हम यहाँ पे एक बार चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए 2 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है लेकिन ड्रॉप हो रहा है, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। दिख रहा है 2 वोल्ट आ रहा है जा रहा आ रहा है जा रहा है, लेकिन थोड़ा पहले कम बन रहा था, अभी पूरा पूरा बन रहा है। और ये VDD2 कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारा 1.3 लोअर LDO बन रहा है। ये लाइन में कुछ भी नहीं आ रहा है, कहीं ये लाइन फिर से शॉर्ट तो नहीं हो गई। एक बार हम चेक करते हैं बजर रेंज पे। तो ये डायोड रेंज में कितना दे रहा है ये भी देखते हैं। बीप तो आ रहा है वहाँ पे। ओ, ये लाइन शॉर्ट हो चुकी है। ये VDD2 की लाइन में रीडिंग बहुत कम आ रही है, लेकिन कुछ बोर्डों में मैं बता दूं कि VDD2 की लाइन में फुल बीप आने के बाद भी बोर्ड जो होता है वो वर्किंग कंडीशन में होता है। तो इसमें हमारा जो है देखते हैं पीसी में पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है तो पीसी में पोर्ट नहीं बनाएगा। फिर भी हम चेक करते हैं एक बार पीसी में लगा के। और इसकी बैटरी को भी हम यहाँ पे लगाएंगे। बैटरी वैसे पूरी तरह से डिस्चार्ज है, लेकिन फिर भी हम इसको लगा के चेक करते हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी ये पोर्ट बिल्कुल भी पोर्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि विदाउट एमएमसी तो डायरेक्ट पोर्ट आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अभी इस कंडीशन में मुझे सीपीयू को एक बार और हीट लगाना है। उसके बावजूद भी अगर सीपीयू से सेम कंडीशन होता है तो इसका मतलब इसका पीएस होल्ड नहीं निकल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको स्कीमेटिक में। सीपीयू से जो पीएस होल्ड निकलता है, पावर ऑन रीसेट हो गया, पावर ऑन रीसेट के बाद ये पीएस होल्ड R0521 पे चेक करना है और R0501 पर चेक करना है। R0501 और 521, 501 पावर आईसी से आ रही है और ये सीपीयू से आ रही है। तो R0501 को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। R0501 जो हमारा पीएम से आ रहा है, इस बात का पता चलेगा यहाँ पे कि हमारा पीएम जो है वो पावर ऑन रीसेट आउट कर रहा है, लेकिन पीएम के बाद सीपीयू उसका जवाब नहीं दे रहा। तो उस कंडीशन में हमारा सीपीयू का रिक्वायरमेंट चेक होता है, या फिर सीपीयू डेड होती है तो सीपीयू को रिप्लेस करना पड़ता है। तो चलिए चार्जर लगा लेते हैं और एक बार हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे माइक्रोस्कोप में। ये जो सीपीयू के बगल में कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ये सीपीयू के बगल में यहाँ पे सेकंड के बाद कैपेसिटर के जस्ट बगल में है ये। तो अगर हम दिखाएं आपको ऐसे करके, ओ माय गॉड, निकला हुआ है क्या ये? नहीं, ये तो है ये वाला कैपेसिटर के बगल में, ये सेकंड कैपेसिटर के बगल में। यहाँ पे देखो वोल्टेज है क्या? इधर से तो वोल्टेज काफ़ी कम दिख रही है मुझे। पावर आईसी ऑन हुई है क्या? ओह सॉरी, डायोड रेंज पर था मल्टीमीटर। ठीक है, पावर आईसी का वोल्टेज तो बन रहा है और यहाँ पे वोल्टेज जो है नहीं आ रहा। तो एक बार हम कंफर्म करते हैं। पावर आईसी से वोल्टेज तो बन रहा है, लेकिन पावर ऑन रीसेट नहीं मिल रहा। इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। और इस लाइन को हम एक बार कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, कहीं इसमें फुल शॉर्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, फुल शॉर्ट तो नहीं है। डायोड वैल्यू कितना है? 400 कुछ का आ रहा है, यानी कनेक्टिविटी भी है। और वोल्टेज जो है वोल्टेज हमें यहाँ पे 2 वोल्ट की एलडीओ अप डाउन हो रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में मुझे एक बार फिर से यहाँ पे सीपीयू पे ही डाउट जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज आउटपुट तो कर रहा है पावर आईसी, लेकिन सीपीयू जो है उसको ड्रॉप कर रहा होगा, क्योंकि अभी देखो सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं आ रहा है, ये पावर ऑन रीसेट। तो इस कंडीशन में मुझे एक बार फिर से सीपीयू को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सीपीयू लगाया ये सारी वोल्टेज बन तो रही है, फ्लैक्चुएशन में ही बन रही है। तो इस कंडीशन में भी सीपीयू ही ख़राब होता है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आता है इस तरह से, सीपीयू बदलने रिवॉल्व करने के बाद भी फ्लैक्चुएशन में बना हुआ है, इसकी वोल्टेज लाइन तो सही, लेकिन यहाँ पे अभी भी बीप आ रहा है लो रीडिंग के साथ में। ठीक है, उसके बाद वो तो डी रैम में कभी कभी बीप आता है, लो रीडिंग के साथ बीप रहती है तब भी फ़ोन चलता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल में वोल्टेज नहीं बन रही है डी रैम की और बीप आ रहा है। दूसरी चीज़, इस सीपीयू को हम निकालते हैं फिर से और यहाँ पे चेक करते हैं कि पावर ऑन रीसेट इसका जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पीएम ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑन होता हुआ दिख रहा है, और ये पावर ऑन रीसेट बना के सीपीयू को देगा, तो सीपीयू पीएस होल्ड इसको देगी, तभी जाके इसका पावर सीक्वेंस होल्ड होगा और यहाँ पे 2 वोल्ट का वोल्टेज स्टेबल होगा। तो एक बार हमें यहाँ पे जो रजिस्टर निकला हुआ था, उस रजिस्टर को हम यहाँ पे 100 ओम का रजिस्टर लगा के चेक करते हैं, क्योंकि इस रजिस्टर की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हमारी वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रही हो। तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक 100 ओम की रजिस्टर मुझे लगानी है। तो मैं किसी भी स्कीमेटिक से यहाँ पे एक 100 ओम का रजिस्टर जो है सर्च कर लेता हूँ।
तो फ़िलहाल में मेरे पास Redmi 5 Plus का एक बोर्ड यहाँ पे है। तो Redmi 5 Plus के बोर्ड में हम जाते हैं, 5 रोज़ी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोर्ड में हम सीधा जाके 100 ओम का रजिस्टर ढूंढ लेते हैं, ये वाले बोर्ड में। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे 100R और सर्च कर लेंगे। तो जो भी नो मैच फाउंड शो हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इस स्कीमेटिक में 100R नहीं है, केवल मैं 100 लिख रहा हूँ। तो आई थिंक कहीं कुछ शो हुआ है। 100 पिकोफैरेड, 100 NF, 100K, 100R तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे बोर्ड में ढूंढना पड़ेगा। इस बोर्ड में 100 ओम का रजिस्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है 100, ये 100 ओम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 100 दिख रहा है, ये भी 100 ओम होगा। तो चलिए इसको हम सर्च कर लेते हैं। R2560 दिख रहा है, लेआउट में यहाँ पे लिखेंगे हम R2560 और यहाँ पे दिख रहा है R2560 CPU के जस्ट बगल में। तो एक बार हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, मिल चुका है हमें 100 ओम का रजिस्टर, और हम आपको मल्टीमीटर से सर्च करके भी दिखाते हैं। वहाँ पे 100 ओम रजिस्टर ओम रेंज पे मल्टीमीटर है, और यहाँ पे 100 ओम रजिस्टर पे लगाते ही यहाँ पे हमें 100 ओम शो हो रही है। इसी रजिस्टर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और बोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि अब पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, वोल्टेज स्टेबल हो रही नहीं हो रही, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारा वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आ सकता है। और बता दूं मैं, ये पुल डाउन रजिस्टर है, CPU पे जो कनेक्टेड है वो पुल डाउन रजिस्टर यहाँ पे एज ए पुल डाउन काम कर रहा है USB के लिए। तो ये रजिस्टर हमें यहाँ से जो है निकला हुआ मिला है, तो हम इसको लगा देते हैं ढूंढ के। और एक बार हल्का सा CPU को भी हम हीट कर लेते हैं। तो 100 ओम का रजिस्टर भी हमने लगा दिया, और CPU को एक बार फिर से हमने थोड़ा सा टच कर लिया। और एक यहाँ पे जो कंपोनेंट अभी लगा हुआ है 100R का, उस पर देखना है कि बीप आ गया नहीं आ गया। नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है अभी पूरी तरह से, ओपन है, यहाँ पे उठा हुआ है।
क्योंकि ये पुल डाउन है तो यहाँ पे अच्छा नीचे यहाँ पे मेल्ट नहीं हो रहा है पीपीटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। अभी जाके ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें पावर देके चेक करेंगे। देख सकते हो वोल्टेज अभी भी सेम टू सेम फ्लैक्चुएशन हो ही रहा है वोल्टेज का। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे देखिए पावर ऑन रीसेट भी मुझे शो नहीं हो रही है। पावर ऑन रीसेट यहाँ से आउट होकर आईसी के अंदर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो सकता है ये रजिस्टर तो नहीं डैमेज हो गया है, नहीं, इसके दोनों साइड में वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं हो रही है। नहीं, इसमें वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है पावर ऑन रीसेट। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो है पीएस होल्ड नहीं आता है सीपीयू से। तो इस कंडीशन में हमारा सीपीयू भी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से ये पावर ऑन रीसेट को ड्रॉप कर दे रहा। तो अभी क्या है कि हमें अब जो है पीएम चेंज तो हमने नहीं किया था, केवल हमने रिवॉल्व किया था। पीएम से पावर ऑन रीसेट निकलना चाहिए था। एक बार हम पीएम को, जैसे कि पीएम ऑन तो हो रही है लेकिन पावर ऑन रीसेट केवल नहीं दे रही है, एक बार हम पीएम को हल्का सा और हीट करेंगे और इसे एक बार हिला लेंगे, क्योंकि ये पीएम जो है लगा हुआ है। तो हो सकता है कि अंदर में कोई एक पावर ऑन रीसेट या कोई बॉल फिक्स नहीं हुई हो। वैसे तो चांस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम सीपीयू उठाएंगे, फिर चेक करेंगे पीएम से पावर ऑन रीसेट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ठीक है, पीएम तो बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है लगने के बाद। तो अभी सीपीयू उठने के बाद सारा खेल सामने आ जाएगा कि पीएम हमारा फॉल्टी है या नहीं है। तो ये स्टेप हमें पहले चेक करना चाहिए था, पावर ऑन रीसेट सीपीयू जब निकली हुई थी उसी टाइम। अभी हमें पीएम निकाल के पावर ऑन रीसेट चेक कर, सीपीयू निकाल के पावर ऑन रीसेट चेक करना। अगर मिलता है पावर ऑन रीसेट तो इसका मतलब है कि हमारी सीपीयू जो है वो डैमेज हो चुकी है। और एक बार हम फिर से स्कीमेटिक में वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा वही कंपोनेंट जो है वो पावर ऑन रीसेट का ही है। तो पावर ऑन रीसेट R501 C501
ठीक है। फिर यहाँ से हमारा निकलेगा PS होल्ड R521, इस पर भी वोल्टेज नहीं होगा जब तक पावर ऑन रीसेट पे नहीं आएगा। R501 C501, तो यहीं पे दिख रहा है हमें R501 और जस्ट उसके नीचे है C501। तो इन पे हमें चेक करना चाहिए फिर से एक बार CPU को उठा के। और अंदर में दो कंपोनेंट्स NC दिख रहे हैं। बोर्ड को एक बार हम ठंडा कर लेते हैं। वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन सेम है, इसका मतलब है कि यहाँ से पावर ऑन रीसेट जो है अभी भी नहीं जा रहा है CPU में, और ना ही CPU से PS होल्ड निकलेगा। तो अब हम CPU को उठाएंगे। CPU को हम दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि CPU को इसलिए उठा रहे हैं, पावर IC को क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि पावर IC की मैक्सिमम वोल्टेज बन रही है, इसलिए हम CPU को दोबारा उठाएंगे। CPU में अंदर स्क्रैच भी है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। CPU डैमेज हो गई होगी। फर्स्ट टाइम में जिसने भी ब्लैक पेस्ट क्लीन किया था इसका, उस टाइम, क्योंकि ये स्टेबल नहीं कर पा रहा है वोल्टेज को, PS होल्ड आउट नहीं कर रहा है ये CPU से PS होल्ड निकलना चाहिए। भाई हमने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया, बाद में लगाते टाइम और भी क्लीन करते हैं इसको परफेक्ट तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे PS होल्ड मुझे चेक करना है। बोर्ड को हम ठंडा कर लेते हैं, और अगर पावर ऑन रीसेट अभी भी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि हमको पावर IC चेंज करना है। जबकि PMI का पावर ओके, सिस्टम ओके आ रहा है, PM में सिस्टम ओके आ रहा है, तो PM से पावर ऑन रीसेट निकल के CPU में जाना चाहिए था। और CPU में जब पावर ऑन रीसेट जाएगा तो CPU से PS होल्ड रिटर्न आ जाएगा और पावर सीक्वेंस होल्ड हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए पावर ऑन रीसेट अभी बन रहा है, इसका मतलब है कि हमारा CPU जो है वो डैमेज हो चुका है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल भी परफेक्ट निकला है। यहाँ पे पावर ऑन रीसेट में फ्लैक्चुएशन हो रही है, क्योंकि पावर ऑन रीसेट इसलिए मैंने मतलब इसमें मेरा चांसेस ज़्यादा लग रहा था कि CPU ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि PM जो है हमारा आउटपुट बना रहा है, तो जरूर ये PM सही होगा। और इधर में हमारा जो है पावर ऑन रीसेट जनरेट कर रहा है, जैसे CPU इस पर लग रही है पावर ऑन रीसेट भी ड्रॉप हो जा रहा है और PS होल्ड जनरेट नहीं कर रहा है, तो CPU हमारा फॉल्टी है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जब भी आपके पास इस तरह का फ़ोन आए तो आपको क्या करना चाहिए, इसी तरह से ट्रेसिंग करके बिल्कुल भी एक बार में वन टाइम में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं गंवाना है। आधे घंटे से 45 मिनट में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन मुझे ये करना होता तो फास्टली मैं 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करके ये समझ जाता कि इसमें CPU चेंज करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे CPU ख़राब हो चुकी है, अब इसमें CPU दूसरा डालना पड़ेगा, और दूसरा CPU डालने के बाद इसकी EMCP भी ख़राब है,
वो डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो CPU और MCP दोनों ख़राब है इस बोर्ड में, इस बात का कन्फर्मेशन यहाँ पे हमें क्लियरली हो गया। दूसरा CPU डालते ही यहाँ पे हमारा PS होल्ड आ जाएगा और पावर सीक्वेंस होल्ड हो जाएगी, कंप्यूटर में हमारा पोर्ट बनने लगेगा। उसके बाद हम इसमें दूसरी MCP लगाएंगे और उसके अंदर में इंजीनियरिंग फाइल डाल देंगे तो ये फ़ोन हमारा बिल्कुल भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जो कंपोनेंट टूटा हुआ है डायोड जो है, लाइट डायोड, उसे चेंज करना पड़ेगा। और उस लाइट डायोड को दूसरा लगाने के बाद इसकी जैक जो है, यहाँ पे हमने जो दिखाया शुरू में, ये जो गली हुई है, इस जैक को भी सही करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मुझे अगर दूसरी CPU अरेंज हो जाती है, मेरे पास फ़िलहाल में अभी CPU नहीं है न्यू, तो अगर कोई न्यू CPU या दूसरी CPU मुझे मिल जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 इसका जो है ज़रूर से बना दूँ और इसमें CPU और MMC को लगा के फ़ोन को ऑन करके भी दिखाऊँ आपको। थैंक यू।